अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पूरा वीडियो देखेगा जिससे आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। दोस्तों इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे हैं। इन सबको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनके यूजेस और ये इनका प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां से हमको ये मिलते हैं, वो मैं आपको सारा याद करा दूंगा। एक बार आपको बस ये वीडियो देखना है। चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक COOH समूह जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, जब ये कार्बोक्सिल समूह जो होता है एक किसी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वो कार्बोक्सिल अम्ल बन जाता है, मतलब कार्बनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है COOH। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे हैं अभी एसएससी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके मैं आपको सबको याद कराता हूं कि इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, ये हमको कहां से प्राप्त होता है, सारा स्टोरी वाइज आपको याद करूंगा वर्ड टू वर्ड। तो फॉर्मिक अम्ल में दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा, आगे का फ्रंट का दो है फॉर्मी, तो ये हल्का हल्का हमको फार्म हाउस जैसा फील दे रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस जो होता है वो थोड़ा आउटर में होता है, वहां पर थोड़ा जंगल एरिया होता है आसपास, तो वहां पर छोटे छोटे जानवर अलग पाए जाते हैं, आपको पता ही है, जैसे मधुमक्खी हुआ, चींटी हुई, ये सब आपको पता है कि फार्म हाउस पे ये सब होते हैं। तो दोस्तों जब भी मधुमक्खी काटती है और लाल चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में वो एक अम्ल छोड़ देती हैं, एक एसिड छोड़ देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। उसकी वजह से ही दोस्तों जहां पर मधुमक्खी या लाल चींटी काटती है वहां पर जलन होती है और हल्का सा सूजन आ जाता है। ये उसका रीजन होता है कि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हमने लिंक करा फार्म हाउस से, और वहां पर हमको पता है कि मधुमक्खियां होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, तो उससे हमने ध्यान रख लिया कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी और लाल चींटी से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है HCOOH। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ ले। अब चलिए दोस्तों एक स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, कि एक कोई आदमी है, उस आदमी ने जैसे ही फलों का रस पिया तो उसको एसिडिटी हो गई। क्या हो गई, उसको एसिडिटी हो गई। किस वजह से हो गई, जब उसने फलों का रस पिया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इमेजिन करिएगा कि एक आदमी है, इसने फलों का रस पिया तो इसको एसिडिटी हो गई। तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि फलों के रस पीने से एसिडिटी हो जाती है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो के लिए ही ये याद रखना, बाकी फलों का रस पीजिएगा। ठीक है, तो एसिडिटी हो गई उसको, तो एसिडिटी से हमारा क्या बना, एसिटिक अम्ल। समझ में आया आपको। तो ये एक ट्रिक है शानदार सी, कि फलों का रस पिया उस लड़के ने तो उसको एसिडिटी हो गई, और एसिडिटी से हमको समझ में आ गया एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, फलों के रसों में एसिटिक अम्ल होता है, ये इसका प्राकृतिक स्रोत है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करिएगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। सिरका विनेगर जो होता है उसमें 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अब ऐसे ध्यान रखिएगा, सिरका का सी और एसिटिक अम्ल में भी सी आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड को मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप वहां से ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिरका विनेगर में पानी के साथ में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल मिला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर मिल्क दिख रहा है। अब ये जो मिल्क है, दूध है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी सारी चीजें बनती है। आपको स्टोरी बता रहा हूं मैं, फिर आपको मैं लिंक करके ले जाऊंगा कि मैं किस एसिड की बात कर रहा हूं। तो दूध है, दूध से देखिए कितनी सारी चीजें बनती है, जैसे बटर बनता है और दही बनता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग इसकी प्रोडक्ट में इसका यूज हो रहा है। तो ये जो चीज है, दूध जो है, मिल्क जो है, वो लाख रुपए की चीज है। ऐसे ध्यान रखिए, टैगलाइन क्या बनी है इसकी, कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है। तो मैंने लिख दिया लाख रुपए, LAC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो लाख रुपए की चीज है, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो हमारा क्या बन के आया दोस्तों, कि दूध हमको समझ में आ गया है कि लाख रुपए की चीज है, तो लैक से हमारा बना लैक्टिक अम्ल बना। तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है, लाख रुपए की चीज है, तो लाख रुपए से हमारा बना लैक्टिक अम्ल। देखिए LAC वहां पर आ रहा है, और लैक का जो होता है वो LAC होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बात इसकी ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको मैं।
कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि बॉडी में हमारे थकान से महसूस होती है, तो ध्यान रखिएगा मांसपेशी जो होती है हमारी बॉडी में, वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से ही हमको थकान महसूस होती है। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, हो सकता है पूछ सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले एसिड की, वो आता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल की ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। हमने वर्ड पकड़ा इसमें साई, तो साई से हमारा बना साइकिल, ठीक है। अब साइकिल लेके एक लड़का गया मार्केट में कि यार मैं कुछ फल फ्रूट लेके आऊं। साइकिल लेके गया तो फल फ्रूट वाले ने समझा कि यार ये तो बच्चा है, तो ये तो गरीब है, तो इसको बेवकूफ बना देते हैं, तो फल की जगह उसको क्या दे दिया, खट्टे फल दे दिए। मीठे फल की जगह खट्टे फल पकड़ा दिए, जैसे नींबू वगैरह ये सब पकड़ा दिए। तो उसने, फल वाले ने पहचान उसकी कैसे करी, साइकिल देख के। और साइकिल देख के आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप साइट्रिक अम्ल देखें तो आपको साई दिमाग में आएगा, फ्रंट का वर्ड, और साई से साइकिल बनेगा आपके दिमाग में, तो आप सोचना कि साइकिल लेके गया था तो उसको बेवकूफ बना दिया था और खट्टे फल पकड़ा दिए थे, ठीक है। तो वहीं से हमारी ट्रिक काम करेगी। और साइट्रिक अम्ल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, खट्टे फलों में प्राप्त होता है, नींबू वगैरह इसी चीजों में, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब मैं बताता हूँ आपको, मैं एक पेड़ है। अब ये पेड़ की स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी है। ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है सॉरेल का वृक्ष। कौन सा है ये, सॉरेल का। इसके वर्ड में रेल आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, सौ रेल। तो रेल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पेड़ से बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। इस पेड़ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। और क्यों निकलती हैं रेलगाड़ी, बता रहा हूं मैं। ये रेलगाड़ी जो होती हैं इस पेड़ से, दो चीजें ये पेड़ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो ऑक्सीजन, जो हमको पता ही है कि कोई भी पेड़ होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। पर ये सॉरेल का वृक्ष जो है ये साथ साथ में जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ट्रेन जो है, ये रेल जो है सारी, ये रेल क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है। तो ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है और क्या बना रही है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ऑक्सीजेली, तो मतलब ऑक्स जेली, तो ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। तो सॉरेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने आपको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से बता दिया है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आई थिंक आपको। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये फोटोग्राफी में यूज होता है, और स्याही के धब्बों को हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या बनी, आपके दिमाग में कभी भी आएगा ऑक्जेलिक अम्ल, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीजन और जेली, ये कौन देता था, एक पेड़ देता था, प्रोड्यूस करता था। और पेड़ का नाम क्या था, जिसके वर्ड में रेल आए, क्योंकि रेलगाड़ी निकलती थी। तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस एग्जाम में ये बनते हैं कि फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका यूज किया जाता है। चलिए आगे और देखते हैं हम अब टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं आपको। देखिए हमने वर्ड पकड़ा इसका टार, जो कि हल्का हल्का लार से रिलेटेड है। और लार आप सभी को पता है, लार हमारी कब गिरती है, जब हम इमली को देखते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में पानी आया था एकदम से तो लार गिर जाती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखिए इमली में जो होता है वो क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में। और बेकिंग पाउडर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये बेकिंग पाउडर वाला क्वेश्चन मेरे साथ हुआ था कि मैं याद तो करके चला गया था, बट मैं वहां जाके भूल गया क्वेश्चन। फिर मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। कैसी बनाई थी मैं आपको बताता हूँ। आप भी भूल जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है हमको याद है, क्वेश्चन भी लगा लिया, बट एग्जाम में आएगा 6 महीने बाद हो सकता है, तो हमको याद कैसे रहे, देखिए ऐसे ध्यान रखिए। टार्ट्रिक अम्ल है तो हमको पता है कि टार जो है वो लार से रिलेटेड है, और लार गिर गई हमारी इमली को देखकर। और ऐसे ध्यान रखिए कि जब केक बनाते हैं और केक को जब हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो वहां पर भी हमारी लार गिरती है केक को देखने के बाद। और वो केक किसकी वजह से बना होता है, वो बना होता है बेकिंग पाउडर की वजह से। वो बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है उसको स्पंजी बनाने के लिए। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। इस तरीके से उसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हमेशा बेकिंग पाउडर दिखेगा तो स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं उसको, और केक की वजह से हमारी लार गिर जाती है तो लार से टार बना, टार्ट्रिक अम्ल बन गया। चलिए आगे अब मैं बताता हूं आपको आखिरी बेंजोइक अम्ल।
ये बेंजोइक अम्ल से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये प्राप्त होता है घास, पत्ते, मूत्र से ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और वेरी आईएमपी इसके यूजेस हैं बेंजोइक अम्ल के, वो क्या हैं? दवा बनाने में इसका यूज होता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने में बेंजोइक अम्ल का यूज होता है, और फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। तो ये इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइक अम्ल के, तो ये आप डायरेक्टली याद करना। अब मैं बात करता हूँ, आपने अच्छे से वीडियो समझा, एक एक बार सब चीजें देख ली, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब टेस्ट लगाएंगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट हम अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? देखिए कौन सा अम्ल छोड़ देती है चींटियां काटती हैं। तब मैंने बताया था आपको कि चींटियां और मधुमक्खी कब काटती हैं? फार्म हाउस पे जब हम जाते हैं तब हमको काटती है, और फार्म हाउस से हमारा बन के आया था दोस्तों, फार्म हाउस से आपको फा से आपको एक ही दिखेगा, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगाइए ए आंसर। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कब नहीं होगा? जब उसमें COOH समूह नहीं जुड़ा होगा। और दोस्तों हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे पढ़े हैं, हमने फॉर्मिक अम्ल पढ़ा है, एसिटिक अम्ल पढ़ा है, साइट्रिक अम्ल पढ़ा है, बट हम पिक्रिक अम्ल नहीं पढ़ा है। तो पिक्रिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो सिरके का मैंने आपको बताया था विनेगर, और विनेगर दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है उसमें ध्यान रखिए सिरके में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? बी आंसर लगेगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ऐसे ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था खट्टे फल कब उस लड़के को दे दिए थे? जब वो साइकिल से आया था और उसको गरीब समझा और समझ के उसको खट्टे फल पकड़ा दिए। तो साइकिल से हमारा दोस्तों बना साई, साई से साइकिल, तो साइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर लग जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण मैंने आपको बताया था, बेकिंग पाउडर अपन डालते हैं केक में उसको स्पंजी करने के लिए। तो केक को देखकर हमारी लार टपक जाती है, और लार से टार से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल होगा। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग आता है? देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग आता है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। तो इसका सी आंसर लगेगा। खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल प्रयोग में आता है? देखिए दूध की बात हो रही है, तो बिना सोचे समझे आप दिमाग लगाइए कि क्या टैगलाइन थी। दूध 1,00,000 रुपए की चीज है। क्या है दोस्तों? दूध 1,00,000 रुपए की चीज है, और लाख से दोस्तों हमारा क्या बनाता? लैक से लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल निकलता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वो कौन सा अम्ल है? तो मधुमक्खी, लाल चींटी, ये सब फार्म हाउस पे मिलती हैं, और फार्म हाउस से हमारा बना फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, और टमाटर में खटासपन होता है, हमें पता है। और खटासपन जो होता है खट्टे फल, तो खट्टे फल में आ गया दोस्तों हमारा साइकिल, देखकर उसको खट्टे फल पकड़ा दिए थे। तो वो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम आएगी। तो साइकिल से हमारा बना साइट्रिक। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। तो टमाटर सॉस जो होता है, टोमेटो सॉस होता है, या फिर टमाटर सॉस जो होता है उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी सही होगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से अपन ने ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, और क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा लिए। तो आई थिंक इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बड़ी आसानी से दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम के बाद हम आसानी से क्वेश्चन के सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दिख रहा है, एक तत्व दिख रहा है। सपोज करते हैं पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो खुद से स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं, फिजन होते रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, फिजन में क्या होता है, विखंडन में क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरणें इनके नाभिक से उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका एक नाभिक है, इसमें से क्या हो रहा है, स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं।
तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए आप, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब रेडियो सक्रियता बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। देखिए कि एक कोई एलिमेंट है, वो स्वतः ही क्या हो रहा है? विखंडित होता रह रहा है, मतलब उसके नाभिक में से अदृश्य किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। चलिए अब मैं आपको आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। अब जो अदृश्य किरणें निकलती है, वो अदृश्य किरणें होती कौन सी है? तो वो होती है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तीन टाइप की किरण इसके नाभिक में से उत्सर्जित होती हैं। किसके नाभिक में से? रेडियो सक्रिय तत्व के। अगला पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो वो है क्यूरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। चलिए अब आगे मैं आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी। तो रेडियो सक्रियता की खोज करी थी हेनरी बैकरेल ने। किसने करी थी? हेनरी बैकरेल ने करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट आता है, इसके बाद क्या हुआ था? जब हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज करी थी यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व लेकर, तो उसके बाद क्या हुआ? मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो फिर उसके बाद हुआ कि मैडम क्यूरी और इनके पति पी क्यूरी ने दोनों ने मिलकर क्या करा? थ्योरियम का एक खनिज निकाला, जो कि उसका नाम, मतलब खनिज मतलब मिनरल, उसका नाम था पिंच ब्लैक। वो पिंच ब्लैक की इतनी इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है उसकी, इतनी ज्यादा सक्रियता थी उसके अंदर कि वो यूरेनियम के कंपैरिजन में देखा जाए तो 4 गुने ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व है। तो उसकी हेल्प से इन्होंने क्या करा? एक अनुसंधान करा, बहुत डेंजरस था। और फाइनली उसकी हेल्प से उन्होंने रेडियम की खोज करी। तो ध्यान रखिएगा, रेडियम की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने करी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अदृश्य किरणें जो हमने पढ़ा है अल्फा बीटा गामा के बारे में, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता हूं। देखिए अदृश्य किरणें जो है अल्फा बीटा गामा की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। उन्होंने क्या करा? अल्फा बीटा गामा किरण को लिया और एक विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आपको दिख रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में दो पोल होंगे, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। ठीक है। तो जब इन अल्फा बीटा और गामा किरणों को जब विद्युत के क्षेत्र में प्रवाहित करा, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके सामने निकल कर आए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए अल्फा किरण जब विद्युत क्षेत्र में गई तो वो नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा झुक गई। जब गामा किरण विद्युत क्षेत्र में गई तो ये किरण बिल्कुल सीधे निकल गई। बीटा किरण जब विद्युत क्षेत्र में गई तो ये किरण विद्युत क्षेत्र में जाने के बाद पॉजिटिव पोल की तरफ में हल्की सी झुक गई। तो इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आया। देखिए अल्फा किरण अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो उसने उसको खींच लिया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है। गामा किरण जो थी सीधे निकल गई, मतलब ये उदासीन टाइप का नेचर का है इसका, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली। बीटा जो थी वो हल्का सा पॉजिटिव की तरफ झुक गई, इसका मतलब निकला कि बीटा के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। चलिए मैं अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। हमको ये समझ में आ गया अल्फा के पास क्या आता है? चार्ज पॉजिटिव होता है, बीटा किरण के पास नेगेटिव होता है और गामा किरण के पास विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये। उसके बाद ध्यान रखिए कि अल्फा किरण की जो स्पीड होती है वो तेज होती है। सारी किरणें अदृश्य होती हैं तो मतलब स्पीड तो होगी इनकी, और स्पीड तेज होती है अल्फा किरण की क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती हैं अधिक होती हैं। देखिए तेज बोला है मैंने, सबसे तेज नहीं बोला है। इसकी तरंगे अधिक होती हैं। अल्फा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती हैं। अब तरंग दैर्ध्य का कंसेप्ट कैसे जुड़ा स्पीड के साथ में, वो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बताऊंगा अभी। पहले आप पॉइंट समझ लीजिए। बीटा किरण की बात करते हैं तो बीटा किरण की स्पीड जो होती है वो अल्फा किरण से तेज होती है। ठीक है। लगभग लगभग लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाती है ये बीटा किरण। और गामा किरण की बात करते हैं तो ये सबसे तेज किरण होती है, सबसे तेज। अल्फा बीटा सबसे तेज होती हैं, लाइट की स्पीड के बराबर होती हैं, और तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती हैं। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी मतलब उसको साइकिल कम, उसकी साइकिल जो होगी वो बहुत छोटी होगी, इस वजह से वो स्पीड उसकी तेज होगी। ये मैं आपको कंसेप्ट अभी बताता हूं। तो ये हमको समझ में आ गया कि गामा किरण सबसे तेज होती है, मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज होती है गामा किरण की। तो स्पीड तेज होगी तो उसका द्रव्यमान भी जो होता है, वेट होता है, वो कम होगा, सबसे कम होगा गामा किरण का।
अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, तरंग दैर्ध्य से हम कैसे पता कर लेते हैं कि स्पीड तेज है कि स्लो है। चलिए वो कंसेप्ट बता देता हूँ आपको मैं। दोस्तों आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, एक कोई तरंग है, एक पॉइंट से चालू होकर अपनी साइकिल कंप्लीट कर कर वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो ये जो लेंथ हुई ये उसकी वेवलेंथ होती है, लेमडा बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर अब ये वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको समय ज्यादा लगेगा कवर करने में, तो उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड स्लो होगी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको पॉइंट बताया। चलिए वापस वहीं चलते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो आगे अब हम बात करते हैं भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, तो ध्यान रखिए। भेदन क्षमता मतलब देखिए, गामा किरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बीटा और उसके सबसे लास्ट में आता है अल्फा। मतलब अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी यूपीपीसीएस ढेरों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अल्फा कण की। अल्फा, बीटा और गामा, ये किरण की बात करिए तो ये जो किरण होती है, अल्फा किरण होती है वो अल्फा कण से मिलकर बनी होती है, बीटा जो होती है वो बीटा कण से बनकर बनी होती हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या होता है ये। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए कि जब कोई परमाणु होता है, जब कोई एटम होता है, उसका नाभिक होगा, तो उसके नाभिक से जब अल्फा कण निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और उसके द्रव्यमान में मतलब उसके भार में 4 की कमी आ जाती है। तो देखिए कैसे। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो जब इसमें से अल्फा कण निकला तो अल्फा कण निकलने से पहले इसका जो परमाणु संख्या थी वो क्या थी, 88 थी, और इसका जो भार था, द्रव्यमान था, वो 226 था। जब अल्फा कण निकला तो अल्फा कण का कंसेप्ट क्या है कि 2 परमाणु संख्या कम कर देगा और भार को भी क्या कर देगा, वो 4 की कमी कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, 86 हो गया हमारा परमाणु संख्या और भार हो गया उसका 222। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बनने लगे हैं, थोड़ा लेवल ऊपर हो चुका है एग्जामों का, तो आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों बीटा कण की। बीटा कण का कंसेप्ट क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक से जब बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है उसके अंदर, वैसा के वैसा ही रहता है। तो देखिए ये रेडियम है, इसका परमाणु संख्या पहले 88 था और भार 226 था। जब इसमें बीटा कण निकला तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 1 बढ़ गई, 89 हो गया, और रेडियम का जो द्रव्यमान है वो सेम सेम रहा, मतलब 226। तो इस तरीके से अल्फा बीटा का कंसेप्ट है। ध्यान रखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक से अगर कोई गामा किरण निकलती है तो उसके द्रव्यमान आवेश किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि वैसा ही रहता है। तो ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है और उसके उपयोग। तो जैसे आपने अभी देखा कि रेडियम में से अल्फा कण निकला और फिर हमको रिजल्ट मिला, तो जो पहले एलिमेंट था और बाद का जो आ रहा है ये एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं, मतलब आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरीके से इन आइसोटोप्स का, रेडियो आइसोटोप्स का काफी उपयोग किया जाता है अलग अलग फील्ड में, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोबाल्ट 60 की। ये एक ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि ये गामा किरण उत्सर्जित करता है और गामा किरण सबसे तेज किरण होती है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के उपचार में किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियो सक्रिय तत्व एक और होता है आयोडीन 131 का उपयोग जो होता है वो थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद रेडियो सक्रिय यूरेनियम जो होता है उसका उपयोग पृथ्वी की आयु पता करने में होता है। और ध्यान रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो सक्रिय सोडियम की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जो रक्त प्रवाह होता है बॉडी में, उस रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए रेडियो सक्रिय सोडियम जो है इसका उपयोग किया जाता है। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, पाचन तंत्र के अध्ययन में भी किया जाता है। तो ये इनके कुछ उपयोग हैं जो कि हमको दिमाग में रखना है, ये इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों टेस्ट की। हमने अच्छे से टॉपिक को समझा, अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी, हेनरी बेकरेल ने करी थी। तो इसका आंसर आएगा सी आंसर। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, इस प्रोसेस में कौन भाग लेता है, तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु का नाभिक, इसमें से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती हैं तो परमाणु का नाभिक भाग लेता है।
रेडियोधर्मी यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मी की यूनिट क्या है? क्यूरी है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। अल्फा किरणों पर कैसा आवेश है? तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में गया था अल्फा किरण, तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हल्का सा झुक गया था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धन आवेश होता है इसके ऊपर, 2 धन आवेश होते हैं अल्फा किरणों पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर लिए जाते हैं आईएएस एग्जाम के, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जामों में। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें एक ऋण आवेश होता है? तो पॉजिटिव आवेश तो होता है किसके ऊपर? अल्फा पे, और नेगेटिव होता है बीटा पे, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करते हैं। ये क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण, तो ये उत्सर्जित करते हैं गामा किरण, सबसे तेज किरण जो होती है उसको उत्सर्जित करते हैं, जो कि हेल्प करता है कैंसर के उपचार में, हमने अभी पढ़ा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब उसके अंदर से गामा किरण उत्सर्जित होती है तब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हमने सीखा, तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर। देखिए एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयोग होता है? तो वो होता है कोबाल्ट 60, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। आगे अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा किरण बीटा किरण गामा किरण की भेदन क्षमता। देखिए पेनिट्रेटिंग पावर की बात करिए तो घटता क्रम बताना है उसका, मतलब सबसे पहले आएगा हमारा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाला, उसके बाद फिर कम और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है, तो सी और डी दिख रहा है हमको। उसके बाद बीटा की होती है और फिर अल्फा, और तो इसका आंसर होगा सी आंसर। एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? देखिए परमाणु, एक बीटा कण, हमको पता है कि बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या जो होती है वो एक बढ़ जाती है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है परमाणु संख्या 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, मतलब ए आंसर। निम्नलिखित रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए? देखिए रेडियो सोडियम का उपयोग करते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए इसको, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे बिना टेंशन के।